नमस्ते मेरे दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है ये फीडबैक सुन के कि मेरे स्टूडेंट्स टर्म 2 अकाउंटेंसी 23 मई को जो है उसके लिए जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं और सभी ने टारगेट बनाया है कि 8, 9 या 10 तारीख तक कम से कम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट किए जाएंगे 2-2 आवर्स, 3-3 आवर्स पर डे। रिलेटेड वीडियोस देखे जाएंगे और सेल्फ स्टडी की जाएगी। और 10 तारीख से फिर स्टूडेंट अपने मेन सब्जेक्ट का जो पहला पेपर है 13 में इंग्लिश, इसके बाद बिजनेस स्टडीज़ और फिर अकाउंटेंसी। मैं आपको बार बार टाइम टेबल इसलिए याद दिला रहा हूँ, बार बार स्केड्यूल इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आप कहीं कोई गलती ना कर बैठें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अब पार्ट बी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 7 मार्क्स, यस 7 मार्क्स का सवाल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल पेपर जैसा कह रहा है उसके हिसाब से। एक 5 मार्क का बड़ा क्वेश्चन होगा कॉम्प्रिहेंसिव और एक 2 मार्क का छोटा क्वेश्चन होगा जो थ्योरी या न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हो सकता है, कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम ईमानदारी से ऑनेस्टली एफर्ट्स लगाएं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, राइट। ये 2 लाइनें आपके लिए समर्पित हैं, एक बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग की हैं। आप सुनिए और फिर चाहें तो इस गाने को YouTube से भी एक बार पूरा सुन लीजिएगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही मोटिवेशन मांगता है क्योंकि है सच बात है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिक्स इम्पॉर्टेंट हैं उसमें, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड पूरा एक फॉर्मेट कैश फ्लो का आपको देता है, आपको सिर्फ उसमें डेटा फिल करना होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या चीज़ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या चीज़ है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश and cash equivalents on account of operating, investing, financing activities. Operating activities किसे कहते हैं? Operating activities are those activities which are concerned with our day-to-day core business area, buying and selling of goods and services and management of working capital. Investing activities on the other hand are those activities which are concerned with purchase and sale of fixed assets, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स का परचेज, सेल, बाइंग, सेलिंग जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट है। कहाँ से अरेंज करोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर अबाउट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। यस, कहाँ से तुम पैसे की जुगाड़ करते हो। तुम्हें अगर प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है तो 100 करोड़ लाओगे कहाँ से? 100 करोड़ तुम शेयर्स इशू करके ला सकते हो, डिबेंचर्स से ला सकते हो, लोन ले सकते हो, अलग अलग सोर्सेस हैं। तो आपने कहाँ से पैसे की जुगाड़ की? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसे कहाँ लगाया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और उससे क्या डे टू डे काम करते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में जो है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर दोज शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड करंट एसेट्स which can be converted into known amount of cash without any significant loss of time and money. कैश इक्विवेलेंट में बार बार याद रखना हम 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। इसमें एक टर्म है कैश और एक टर्म है कैश इक्विवेलेंट्स। इन दोनों का जो समान मिलन है वो कहलाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश में क्या गिनते हैं हम? कैश में गिनते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक।
और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या गिनते हैं, जो आपके नॉन कैश फॉर्म में है लेकिन इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जैसे चेक्स इन हैंड, आपके पास रखे हुए वो चेक्स, वो ड्राफ्ट्स जो आपको बैंक में सिर्फ डिपॉजिट करने की ज़रूरत है। और करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अगर हैं तो ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में ये अलग अलग दिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा बैलेंस शीट में करंट एसेट का सबसे पहला कंपोनेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा आपको चौथा कंपोनेंट। यानी हमें जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो इन दोनों को एक साथ देखना है। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, कैश फ्लो का जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है बेटा। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बैठते हैं तो आपको एक पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है। निकाल लो अपनी नोटबुक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करो, क्या बता रहा हूँ मैं। आप अपनी बैलेंस शीट उठाएंगे, बैलेंस शीट में आप सीधे जाइए करंट एसेट्स पर। करंट एसेट में आप देखेंगे सबसे पहला एलिमेंट लिखा हुआ मिलेगा करंट इन्वेस्टमेंट्स, वेरी नाइस, करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन, ट्रेड रिसीवेबल्स। और फिर मिलेगा आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये मैं बात कर रहा हूं इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की। आपको आमतौर पे जब क्वेश्चन में इसका अमाउंट दिया जाएगा, जैसे 2021 और 2020, मैंने आपको कहा पहले भी पिछले वीडियो में, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो पहला कॉलम करंट ईयर का रखते हैं, दूसरा कॉलम प्रीवियस ईयर का रखते हैं। इस तरह से हो सकता है आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट दी जाए। करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपके 70,000 थे लास्ट ईयर और अब बढ़ के 1 लाख हो गए हैं तो इसका मतलब है देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 30,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पहले 5 लाख थे जो अब 7,50,000 हो गए हैं, तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2,50,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि दोनों में मिला के 2,80,000 का जो इंक्रीज आया है, हमारा तीनों एक्टिविटीज का आंसर भी वही आएगा। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पॉजिटिव 2,80,000। A is operating activity, B is investing activity, C is financing activity। तीनों के इंडिविजुअल आंसर का सम इसके बराबर आना चाहिए, राइट। अगर ये समझ नहीं आया तो इसको ऐसे देखो, मेरे पास लास्ट ईयर करंट इन्वेस्टमेंट 70,000 थे और लास्ट ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 लाख था, तो मेरे पास दोनों का मिला के 5,70,000 का टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। मुझे आपको ये ख्याल रखना है कि जब मैं ये आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो सिर्फ इन 2 चीज़ों पे फोकस करना है, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस साल ये दोनों बढ़ के 8,50,000 हो गए। पहले कितने थे, अब कितने हो गए, 280 से बढ़ गए, 2,80,000 का इंक्रीज है। तो ये जो 280 का इंक्रीज है यही मेरा आंसर आएगा। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो 280 बराबर है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जब सामने आता है कॉम्प्रिहेंसिव, तो ये ध्यान रखें कि उसका आंसर उसके अंदर ही दिया रहता है। अब कैश फ्लो बनाया कैसे जाता है? यस, कैश फ्लो बनाने की एक बहुत शानदार तरकीब है। आप अपनी नोटबुक सामने रखें, टिप्स लेते जाएं, जहां लगे पॉज करके देखें, अच्छे से समझें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश निकालना है। कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। गिवन डेटा जिस भी फॉर्म में दिया हो, कभी बैलेंस शीट के फॉर्म में देते हैं, कभी पैराग्राफ के फॉर्म में देते हैं, क्वेश्चन जैसा भी दिया हो, अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला काम क्या करें? पहला काम यह है, आपको ट्रेवल करना है सरप्लस टू पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सरप्लस गिवन होगा आपको जाना है सरप्लस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। अब आपका सवाल ये आएगा कि मुझे सरप्लस कहाँ मिलेगा? तो घबराने की बात नहीं, बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स देखिए, शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपको सबसे पहला आइटम मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड्स का। उसके अंदर ध्यान से देखिएगा, एक मिलेगी शेयर कैपिटल और उसके नीचे लिखा होगा रिजर्व्स एंड, सही बोले आप, इतना तो आपको याद हो चुका है, रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलेगा। यहां पर आपको सरप्लस दिया होगा। कभी कभी इसके सामने कोई नोट नंबर मेंशन्ड होता है बेटा, नोट अगर दिया है तो प्लीज रेफर नोट। नोट में आपको इस तरह से कुछ कलाकारी की हुई मिलेगी। मान लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ रेफर नोट नंबर 1, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप जाइए। हाँ, अगर यहाँ नोट नंबर नहीं मेंशन्ड है तो आपको नोट बना हुआ भी नहीं मिलेगा, ख्याल रहे। नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 अगर आपको बोला है रिजर्व्स एंड सरप्लस का है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैक्सिमम आपके सिलेबस की हो सकती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप फोकस कीजिएगा सिर्फ मार्क्स अचीव करने पे। 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे सही किया जाए और 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे सही किया जाए इस पे। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा हुआ आपको मिलेगा सरप्लस of statement of P&L, that is balance in statement of P&L, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा surplus that is balance in statement of P&L। आपको इसके सामने 2 अमाउंट गिवन होंगे बेटा, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में अगर ये 6 लाख था और करंट ईयर में मान लीजिए ये 8 लाख हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमने करंट ईयर में 2 लाख रुपए का सरप्लस बनाया है, वो इस जगह पर हम लिखेंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए कम हो रहा होता है, जैसे 6 से 8 होने की जगह ये 6 से 5 लाख हो रहा है, तो मान के चलना करंट ईयर में हमको 1 लाख का लॉस हुआ है, तो सरप्लस हमारा माइनस में लिखा जाएगा -1 लाख। तो डिपेंड करेगा ये किस टाइप का डेटा आपको दिया है। लास्ट ईयर का अमाउंट और इस साल के अमाउंट को आप कंपेयर करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, 8 लाख माइनस 6 लाख। आंसर पॉजिटिव आए तो सरप्लस है, आंसर नेगेटिव आए तो नेट लॉस है। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L इस तरह से गिवन होगा। साथ में इसमें और कौन सी चीजें दी जा सकती है जहां हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं? जनरल रिजर्व, yes, general reserve is also part of reserves and surplus। so general reserve में आपको मतलब ये रिटेन अर्निंग होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू योर बिजनेस। आपके बिजनेस को वित्तीय शक्ति प्रदान करने के लिए जनरल रिजर्व बनाया जाता है। तो जनरल रिजर्व कहाँ से बनता है? अरे भाई साहब, प्रॉफिट से पैसा जब हम रिजर्व्स में डालते हैं, प्रॉफिट से रिजर्व, तो ये हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, हमारे रिजर्व को बढ़ा देता है। तो सही मायनों में हमारा ये जो सरप्लस है, अगर हमने जनरल रिजर्व बनाया है तो ऑलरेडी उतने रुपए से कम किया जा चुका है। मान लीजिए लास्ट ईयर जनरल रिजर्व में 3 लाख थे और अब जनरल रिजर्व में 4 लाख हैं। इसका मतलब मैंने प्रॉफिट में से 1 लाख निकाल के जनरल रिजर्व में 1 लाख ट्रांसफर किए, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, जनरल रिजर्व 1 लाख से बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ आ सकती है? तो जनरली मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो अब इस 23 मई के काम आएगा।
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर भी आता यहाँ है, लेकिन ये नोट करने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लेते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम, स्टॉक, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स जब हम इश्यू करते हैं एट ए प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, अबव फेस वैल्यू, तो प्रीमियम लेते हैं, वो प्रीमियम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ध्यान रखिएगा, अगर एसपीआर बढ़ रहा है तो इसे ऑपरेटिंग में नहीं लेना है, फाइनेंसिंग में लेना है। जैसे 1 लाख से 1,20,000 हो गया, तो 20,000 का जो इंक्रीज है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो में जाएगा। देखो है कहाँ वो, रिजर्व्स इन सरप्लस में, लेकिन जाएगा कहाँ वो, फाइनेंसिंग। वो बात अलग है कि कभी कभी एसपीआर का बैलेंस कम होता हुआ नजर आएगा आपको, तो वो एक 23 मई के हिसाब से हम थोड़ा सा लेट है उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा आपको वादा है, आप इतना ख्याल रखें, आपका काम हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है। तो जब आप सरप्लस टू पीबीटी जाएंगे तो आप ये वाला अमाउंट उठाएंगे, 6 लाख से 8 लाख हो गए, 2 लाख का करंट ईयर में प्रॉफिट हो गया, 3 लाख से 4 लाख जनरल रिजर्व हो गया, यानी जनरल रिजर्व में 1 लाख हमने ट्रांसफ़र किया, हमने हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो सरप्लस टू पीबीटी के सफ़र का छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेना, फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट अगर कुछ हो तो लिख देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। कैसे करेंगे सरप्लस टू पीबीटी? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा पहला स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टार्टिंग में लिखें सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। कुछ तयशुदा चीज़ें इसमें आपको ऐड करनी है, आपको फिर बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि ख्याल रहे आप 23 मई की चिंता पहले करें। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, जितना दिया है वो लिखें। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर आपने जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र किया है तो वो उसमें ऐड कर दे, और कभी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की जगह आपने जनरल रिजर्व से लिया है तो उसने जनरल रिजर्व को कम किया होगा, प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, वो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में डिविडेंड नाम की कोई चीज़ है, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर टू इट्स शेयर होल्डर्स, तो डिविडेंड भी सरप्लस तक पहुंचते पहुंचते माइनस किया जा चुका होता है, हमें पीबीटी पर आना है, उससे एड बैक करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड, यस प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इशूड बाय आईसीएआई ये कहता है कि डिविडेंड प्रपोज और सैंक्शन एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू होता है, तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का फंडा लगेगा, जो ये कहता है कि जब बैलेंस शीट बन जाएगी उसके बाद एजीएम होगी, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद जब वो प्रपोज होके सैंक्शन हो जाएगा, यानी प्रपोज हुआ, सैंक्शन हुआ, डिक्लेयर हुआ, तब वो पेमेंट के लिए रेडी होगा। तो इस साल हमने जो एजीएम की होगी वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के बेसिस पे की होगी, और अब का जो करंट ईयर है इसकी एजीएम नेक्स्ट ईयर होगी। तो हमें जो डिविडेंड उठाना है प्रपोज्ड वाला, वो हमेशा कौन सा उठाना है? प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इशूड बाय आईसीएआई, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर विल बी कंसीडर्ड एज proposed and paid in current year, and this year's dividend will be proposed and paid next year. Very good. तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा,
पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट, ज़्यादा आपको मैं गहराई में लेके जाऊंगा नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बेटा ये नोट कर लो, ये 4 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पीबीटी कैलकुलेशन में। रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की बात मैं इस मोमेंट पर नहीं करूंगा। अगर वो जानना है तो जाइए पुराने कैश फ्लो के वीडियोस में, वहाँ पूरा गहराई से समझाया गया है। ये क्विक रिवीजन है, यहाँ पर खास खास चीज़ें देखकर आगे बढ़िए। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये आंसर आ गया पीबीटी। ये काम आप करिएगा वर्किंग नोट में, कैश फ्लो के फॉर्मेट में मत करना, क्योंकि कैश फ्लो स्टार्ट होगा पीबीटी से। क्या चीज़ें लिखी हमने? सरप्लस टू पीबीटी का सफ़र कैसे तय करेंगे? पीबीटी निकालने के लिए सरप्लस लेकर आइए, शेयर होल्डर फंड के अंदर दिया होगा वहाँ से लाइए। उसमें ये 4 चीज़ें अगर क्वेश्चन में जो एप्लीकेबल हो, इन चारों में से चारों एप्लीकेबल हो तो चारों ऐड कर लीजिए, नहीं हो तो जो है ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड दिस ईयर विच इज पेएबल नेक्स्ट ईयर। इतना करने के बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पर। हम चल रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पीबीटी से शुरुआत होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखिए फॉर्मेट के अंदर और ऐड कीजिए उसमें नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वेरी नाइस, इस तरह से होगा। ये बन गया फॉर्मेट कैश फ्लो का। ये मैंने लिख दिया अंदर पॉइंट नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का सवाल है। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। स्टार्ट किससे करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहाँ निकाला आपने? वर्किंग नोट में। मेंशन कर दीजिए यहाँ पर सी वर्किंग नोट नंबर 1। जो अमाउंट आपने वहाँ कैलकुलेट किया है वो यहाँ ला करके आप लिख दीजिए। और उसके बाद हम आ गए अब स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या बोलता है हमारा? स्टेप 2 ये कहता है पीबीटी टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ तयशुदा चीज़ें यहाँ ऐड होंगी। कौन सी? जैसे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें कैश का फ्लो नहीं हुआ, ये नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इनको हम बोलते हैं नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, NCOE, राइट। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनमें कैश का फ्लो नहीं हुआ लेकिन फिर भी इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया है, नेट प्रॉफिट को कम किया गया है। तो हम यहाँ पर आइटम्स टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इस तरह से लिख सकते हैं। एड नॉन कैश शॉर्ट फॉर्म ना लिखे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मैंने हर एंगल से आपको लिख के बताया। देखिए आपने ध्यान से देखा होगा, मैं लिखता गया, इरेज करता गया आपको समझाने के लिए कि नॉन कैश का मतलब है जिसमें कैश का फ्लो नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसने हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस किया है, तो हमें वापस ऐड बैक करना है ऑपरेटिंग
प्रॉफिट पे जाने के लिए कैश सरप्लस निकालना है हमको। कौन सा सरप्लस? कैश ऑपरेटिंग सरप्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी कुछ अगर आपने बेची है उस पे नुकसान हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं और उस पे आपको नुकसान हुआ है तो वो भी आपको यहाँ लेने पड़ेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, जिसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखिए कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, मेजॉरिटी इन्हीं में से आएगा। इसके बाद अगर कोई आपके पास ऐसी इनकम है जो या तो नॉन कैश नेचर की इनकम है जिसमें कैश का फ्लो नहीं हुआ, या फिर वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर इनकम है जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, तो वो ऑपरेटिंग में नहीं आ सकती। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैश ऑपरेटिंग सरप्लस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऐसी चीज़ों को हम माइनस कर देंगे, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, कैश तो आया मगर ऑपरेटिंग नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश तो आया मगर ऑपरेटिंग नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, अगर ऐसा कुछ है तो पैसा तो आया मगर ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है। अगर इनको आप करेंगे तो यहाँ आपको एक आंसर मिलेगा जिसे कहा जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी को कंसीडर नहीं किया है। इसका आंसर यहाँ निकालें, चाहे तो इसको बाहर ही रख लें, फिर इसका आंसर यहाँ निकालें, फाइनल आंसर यहाँ लिख लें। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप नंबर 2 हुआ। इसके बाद आपको जाना पड़ता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। स्टेप 3 में ख़त्म हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेप 3 में क्या करना है, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से फाइनल आंसर निकालना है, कैश जनरेटेड और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहाँ जा रहे हैं हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड पे जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ख्याल रखिएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देखने के लिए हम ध्यान देते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। मैंने बहुत बार बताया है, अगर आपको कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो इसका जो मेन वीडियो है वो ज़रूर देखना जहाँ ये चैप्टर समझाया गया था। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल, राइट। CA माइनस CL इज वर्किंग कैपिटल। तो हमें करंट एसेट्स को एनालाइज करना है, करंट लायबिलिटीज को एनालाइज करना है, लेकिन क्या ख्याल रखना है, करंट एसेट्स उठाते समय कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड कर देना। प्लीज एक्सक्लूड व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। गलती से भी अगर आपने इनको ले लिया तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे ही जब करंट लायबिलिटी को उठाएं तो एक्सक्लूड कर देना, प्लीज एक्सक्लूड व्हाट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को कहाँ लेके जाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे जो 1 ईयर या उससे कम के लिए हमने कुछ रुपया उधार लिया है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स है। तो बोरोइंग इज अ बोरोइंग, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग
और अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग हर केस में कहाँ जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी। ये एक अपवाद है, नहीं तो हम एक भावनाओं में बहकर करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट की हर चीज़ को यहाँ लिखना चालू कर देते हैं जो गलत है। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आम तौर पर जो प्रोविजन दिया जाता है ज़्यादातर वो होता है टैक्स प्रोविजन। और टैक्स प्रोविजन का बेटा आपको रूल पता है, 2 बैलेंसेस जो दिए रहेंगे उसमें जो लास्ट ईयर का है वो पेमेंट माना जाएगा, उसे इस एक्टिविटी में आखिरी में माइनस किया जाएगा टैक्स पेड। और जो करंट ईयर का बैलेंस है वो हमने टैक्स प्रोविजन क्रिएट किया है, उसे हम पीबीटी निकालने में सबसे टॉप पर ऐड करेंगे। तो टैक्स प्रोविजन में क्या करना, करंट ईयर को ऊपर प्लस करना और प्रीवियस ईयर के अमाउंट को नीचे बॉटम पे माइनस करना। तो जैसे आप यहाँ तक आ जाएं, इसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए सिर्फ करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एनालिसिस रह गया। और आपको पता होगा इसमें 4 छोटे छोटे से रूल्स चलते हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने? करंट एसेट्स एंड कैश आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट एंड करंट लायबिलिटीज इन कैश आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो करंट एसेट देखना, इन चीज़ों को छोड़ना, बची हुई करंट एसेट में देखना अगर वो बढ़ रही हैं तो पैसे जा रहे हैं और अगर वो कम हो रही तो पैसे आ रहे हैं। तो ऐड में अपने को 2 चीज़ें लिखना पड़ती है। कौन सी 2 चीज़ें? करंट एसेट डिक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, इनको एक्सक्लूड करके। करंट लायबिलिटी में इन 2 को नहीं गिनना, करंट एसेट में इन 2 को नहीं गिनना। CA डिक्रीज, CL इंक्रीज विल लीड टू इनफ्लो, और इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि करंट एसेट और कैश इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। तो करंट एसेट अगर बढ़ता है इसका मतलब कैश जा रहा है, और करंट लायबिलिटी अगर कम होती है तो इसका मतलब कैश जा रहा है। इन चीज़ों को हम यहाँ लिखेंगे, माइनस करने वाली चीज़ को ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके आंसर को यहाँ पहुँचाएंगे और इससे क्लब करके एक आंसर निकालेंगे जिसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन। अगर नेगेटिव आंसर है तो यूज्ड इन आएगा। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मगर बिफोर टैक्स, टैक्स इसके बाद माइनस होगा। तो फिर हम यहाँ पर कंटिन्यू करके उसके लिए लिखेंगे टैक्स पेमेंट। कौन सा टैक्स पे करेंगे अभी बताया मैंने आपको। लास्ट ईयर का जो अमाउंट है टैक्स का वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, राइट। तो ऐसे लिखना, इसको यहाँ आंसर निकाल लिया, लेस टैक्स पेड, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स पेड का अमाउंट है वो यहाँ पर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड। जनरेटेड मतलब कमाया, बढ़ाया, और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ आपका पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया। और इसके बाद तो लड्डू है कैश फ्लो। जितनी मेहनत है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कैश फ्लो है सिवाय टाइम पास के कुछ नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2। क्या लिखते हैं इसमें? इसमें लिखते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो कोई फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा हो, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड,
अभी आपको मैं सम करके दिखा रहा हूँ इसी वीडियो में। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फिक्स्ड एसेट परचेज, पैसे गए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, पैसे गए। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, फिक्स्ड एसेट सोल्ड, पैसे आए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड, पैसे आए। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, पैसे आए। मेजॉरिटी यही आइटम्स आने की पॉसिबिलिटी है, इन्हें ध्यान से देखिएगा। आंसर निकालेंगे आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यह आंसर निकाल लें। फाइनल आंसर एक्टिविटी नंबर 2 का। सही मायनों में यहां कोई ज़्यादा दमखम है नहीं। 2-3 अकाउंट्स आपको बनाने रहेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मगर वो इतना टफ नहीं है, चिंता करने की बात नहीं। सम करके दिखा रहा हूँ मैं, आप देख लो। एक बार पहले फॉर्मेट को अच्छे से गो थ्रू कर लो। तो यहाँ पर जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लिखने वाले होते हैं तो हमें बैलेंस शीट का कौन सा हिस्सा देखना चाहिए। अपने आप से सवाल पूछिए कि जब मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहा हूँ तो मुझे बैलेंस शीट का कौन सा हिस्सा देखना चाहिए। आंसर है नॉन करंट एसेट्स। एसेट साइड पर पूरा नॉन करंट एसेट ध्यान से देखना चाहिए। उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, उनमें जो चेंज आया है वही यहाँ नोट करना होता है। इसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखने के लिए आपको देखनी चाहिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पूरी। शेयर होल्डर्स फंड्स भी देखना, नॉन करंट लायबिलिटी भी देखना, करंट लायबिलिटी भी देखना। ये ऐसा एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी जहां तीनों से कुछ ना कुछ आएगा। शेयर होल्डर्स फंड से शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी है वहाँ पर डिबेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, और करंट लायबिलिटी से शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स आ सकते हैं। तो ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप लायबिलिटी साइड देखना। शेयर्स इशूड, पैसे आएंगे, प्लस कर लेना। डिबेंचर्स इशूड, पैसे आएंगे, ऐड कर लेना। लोन्स टेकन, पैसे आएंगे, ऐड कर लेना। इनका उल्टा कर दो, रिडम्पशन ऑफ, तीनों चीज़ों का ऑपोजिट में एक साथ लिख रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, क्योंकि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करती है, डिबेंचर्स रिडीम करने पड़ते हैं, इन सब में पैसा जाएगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ लोन, राइट, पेमेंट ऑफ लोन, पैसे जाएंगे। डिविडेंड पेड, यस, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो, कैसा भी डिविडेंड पे करोगे पैसे जाएंगे। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, माइनस हो जाएगा। फाइनल आंसर निकालेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। छोटे से बोर्ड पर तीनों एक्टिविटीज का कंप्लीट प्रोफार्मा मैंने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज यहाँ पर लिखे हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपनी फोटो गैलरी में सेव कर लीजिए। आते जाते उठते बैठते फॉर्मेट को देखिए, 90% चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। बाकी मैं अभी न्यूमेरिकल कर रहा हूँ अगले सेशन में इसी वीडियो के, तो आप
उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि मैंने ये जो जो बताया वहाँ कैसे अप्लाई किया, और फिर इसकी जो बारीकियाँ हैं, डूज एंड डोंट्स, कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है, हम उस पर बात करेंगे। राइट, तो ये फॉर्मेट रिवाइज करें और एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल के लिए तैयार हो जाएं। नोटबुक रेडी रखें, क्वेश्चन सामने आएगा। पहले आपको 2 मिनट का मौका दूंगा कि आप क्वेश्चन को डिवाइड करें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में, क्वेश्चन की रूपरेखा बनाएं, उसके बाद मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं।